सियाचिन, यह नाम किसी नक्शे पर बनी एक रेखा नहीं है। यह बर्फ का एक ऐसा समंदर है जहां हवा सांस नहीं लेने देती और खामोशी इंसान की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करती है। समुद्र तल से 20,000 फीट ऊपर, जहां ऑक्सीजन आधी रह जाती है और तापमान -50 तक गिर जाता है, वहां युद्ध का मतलब बंदूक चलाना नहीं होता। वहां युद्ध का मतलब होता है जिंदा रहना। इस जगह पर हर कदम मौत से बात करता है और हर सांस देश के नाम होती है। ऑपरेशन मेघदूत की कहानी यहीं से शुरू होती है, लेकिन इसका बीज बहुत पहले बोया जा चुका था। भारत की आजादी के ठीक बाद 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच रेखाएं खींची जा रही थीं, तब कराची समझौते और बाद में शिमला समझौते में सियाचिन को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया। नक्शों में एक बिंदु लिखा गया, NJ 98, 42 से आगे उत्तर की ओर ग्लेशियर। लेकिन यह उत्तर की ओर किसके लिए था, यह कभी साफ नहीं किया गया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटी सी अस्पष्टता भविष्य में दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र को जन्म देगी। पाकिस्तान ने इस चुप्पी को एक मौके की तरह देखा और भारत ने इसे एक चेतावनी की तरह, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। 1970 और 80 के दशक में पाकिस्तान ने चुपचाप सियाचिन क्षेत्र में विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को परमिट देना शुरू किया। ये सिर्फ पर्वतारोहण नहीं थे, ये राजनीतिक दावे थे। दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कि सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा है। उधर भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां इस हरकत को पढ़ रही थीं। उन्हें समझ आ गया था कि यह सिर्फ बर्फ की बात नहीं है, यह रणनीति की बात है। अगर सियाचिन हाथ से निकल गया तो लद्दाख और काराकोरम की पूरी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। यह भारत की उत्तरी ढाल थी और ढाल टूटती तो वार सीधा दिल पर होता। 1983 के अंत तक हालात साफ हो चुके थे। खुफिया रिपोर्ट्स बता रही थीं कि पाकिस्तान जल्द ही सियाचिन पर सैन्य कब्जा करने की तैयारी में है। मौसम, ऊंचाई और संसाधनों, हर चीज पाकिस्तान के खिलाफ थी, लेकिन वो जानते थे कि अगर भारत ने पहले कदम नहीं उठाया तो देर हो जाएगी। यही वो पल था जब दिल्ली के बंद कमरों में एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जिसे दुनिया को बताए बिना इतिहास बदल देना था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया मेघदूत, बादलों का दूत। लेकिन इस बार बादल बारिश नहीं, सैनिक लेकर आने वाले थे। अप्रैल 1984। सियाचिन में उस वक्त बर्फ अपने सबसे क्रूर रूप में होती है। यही वो समय था जब भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जिसे आज भी सैन्य इतिहास में असंभव माना जाता है। बिना किसी युद्ध की घोषणा के, बिना किसी गोली के शोर के, भारतीय सैनिकों को दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर पर उतारना था और वहां टिके रहना था। हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, लेकिन वहां जहां हवा दुश्मन हो, वहां हेलीकॉप्टर भी कांपते हैं। सैनिकों को पता था, अगर आज हम नहीं पहुंचे तो कल शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उन सैनिकों में से ज्यादातर युवा थे। कुछ की उम्र 20 के आसपास, कुछ ने अभी अभी शादी की थी, कुछ के घर में मां बाप को भी नहीं पता था कि उनका बेटा किस मिशन पर जा रहा है। उन्हें बस इतना बताया गया था, तुम्हें वहां जाना है जहां कोई नहीं रहता। जब पहली टुकड़ी सियाचिन पहुंची तो वहां कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ बर्फ थी, हवा थी और एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन असली दुश्मन यही था, एक ऐसा दुश्मन जो गोली नहीं चलाता, लेकिन हर दिन किसी न किसी को मार देता है। भारतीय सेना ने साल्टोरो रिज की अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया। बिलाफोंडला, सियाला, ग्योनगला, ये नाम आज वीरता के प्रतीक हैं, लेकिन उस दिन ये सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ थे जिन पर खड़े रहना भी एक युद्ध था। जब पाकिस्तान को इस ऑपरेशन का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊंचाई भारत के हाथ में थी और ऊंचाई युद्ध में भगवान होती है। पाकिस्तान ने कई बार इन्हें वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सियाचिन ने फैसला सुना दिया था। यह जीत अखबारों की सुर्खी नहीं बनी, न कोई परेड हुई, न कोई जश्न, क्योंकि यह जीत रोज मरती थी, हर साल, हर महीने, हर रात। सियाचिन में शहीद होने वाले ज्यादातर सैनिक दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि ठंड, हिमस्खलन और ऑक्सीजन की कमी से शहीद हुए। लेकिन उनकी कहानियां कभी पूरी तरह बताई नहीं गई। वो सैनिक जो 6 महीने तक सूरज को ढंग से नहीं देखते, जो अपने साथी को बर्फ में दफन होते देखते हैं और फिर भी अगले दिन पोस्ट पर खड़े होते हैं, ये भारत के सबसे अनसुने नायक हैं। सियाचिन आज भी वैसा ही है, बर्फ वही है,
मौत वही है, लेकिन हर सुबह वहां तिरंगा लहराता है, क्योंकि कुछ लड़ाइयां उस जमीन के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां पहचान के लिए लड़ी जाती हैं। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक संदेश था कि भारत चुप रह सकता है, लेकिन जब उठता है तो पहाड़ों से भी ऊंचा खड़ा होता है। सियाचिन में लड़ाई मोर्चों पर नहीं, मन के भीतर लड़ी जाती है। जब दुनिया नीचे गर्म बिस्तरों में सो रही होती है, तब यहां एक सैनिक अपनी सांसों की गिनती करता है, क्योंकि हर सांस संघर्ष है। ऊंचाई पर शरीर खुद आपका दुश्मन बन जाता है। सिर दर्द करता है, उल्टियां होती हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। कई बार जवान यह भी नहीं समझ पाते कि यह थकान है या मौत की दस्तक, लेकिन फिर भी अगली सुबह वही जवान अपनी राइफल उठाकर पोस्ट पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां ड्यूटी एक शब्द नहीं, एक जिद है। सियाचिन में तैनाती 6 महीने की होती है, लेकिन वो 6 महीने किसी उम्र जैसे लगते हैं। यहां दोस्ती बहुत जल्दी और बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि हर आदमी जानता है कि अगली बर्फीली रात शायद आखिरी हो सकती है। एक दूसरे की सांसों की आवाज पहचान में आ जाती है। कई बार रात के सन्नाटे में जब तेज हवा टेंट को झकझोरती है, तो जवान अपनी जेब से घर की एक पुरानी फोटो निकालते हैं। मां का चेहरा, पत्नी की मुस्कान या बच्चे की अधूरी लिखावट वाला खत। ये तस्वीरें यहां हथियारों से ज्यादा ताकत देती हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन मेघदूत के बाद कई बार सियाचिन को वापस लेने की कोशिश की। उन्होंने भी सैनिक भेजे, पोस्ट बनाए, गोलाबारी की, लेकिन ऊंचाई भारत के पास थी, और ऊंचाई सिर्फ भौगोलिक बढ़त नहीं होती, यह मानसिक बढ़त होती है। ऊपर से नीचे देखना युद्ध में सिर्फ दुश्मन को नहीं, उसके हौसले को भी छोटा कर देता है। कई बार गोलियां चलीं, कई बार बम गिरे, लेकिन सियाचिन में सबसे ज्यादा जाने हिमस्खलन ने ली। अचानक गिरती बर्फ सब कुछ निगल लेती है, टेंट, हथियार और कभी-कभी पूरे के पूरे दस्ते। ऐसी ही एक रात थी जब एक पोस्ट पर तैनात जवान अचानक रेडियो संपर्क से बाहर हो गए। मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकते थे। नीचे बैठे अफसर जानते थे कि ऊपर क्या हो रहा होगा, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। अगले दिन जब मौसम थोड़ा साफ हुआ, तब जो दिखा वो किसी भी इंसान की रूह हिला देने के लिए काफी था। बर्फ के नीचे दबे हुए जवान, कुछ की उंगलियां अब भी अपनी राइफल पकड़े हुए थीं। वो लड़ते हुए नहीं मरे थे, वो डटे हुए मरे थे। सियाचिन में मेडिकल सुविधाएं भी एक युद्ध है। एक छोटी सी चोट जो मैदान में मामूली होती, यहां जानलेवा बन सकती है। फ्रॉस्टबाइट में उंगलियां काली पड़ जाती हैं, त्वचा मरने लगती है। कई जवानों को हाथ या पैर गंवाने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनके लिए यह बलिदान कोई मजबूरी नहीं था, यह एक चुनाव था। देश पहले, शरीर बाद में। ऑपरेशन मेघदूत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई दौर की बातचीत हुई। दुनिया के सामने यह सवाल रखा गया, इतनी ऊंचाई पर सैनिकों को क्यों रखा जाए? जवाब आसान नहीं था। सियाचिन खाली करना रणनीतिक रूप से एक जुआ था। अगर भारत पीछे हटता और पाकिस्तान भरोसे पर आगे नहीं बढ़ता, तो दोबारा वही ऊंचाइयां पाना लगभग असंभव होता। इसलिए भारत ने वो किया जो शायद सबसे कठिन था, वहां टिके रहना। हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, हर साल जवान शहीद होते हैं, लेकिन हर साल तिरंगा वहीं लहराता है। यह कहानी सिर्फ जनरलों या रणनीतिक बैठकों की नहीं है। यह कहानी उस जवान की है जो फोन पर मां से बात करते हुए अपनी तकलीफ छुपाता है। यह कहानी उस पत्नी की है जो हर दिन खबरों में हिमस्खलन की खबर सुनकर कांप जाती है। यह कहानी उन बच्चों की है जिनके पिता की यादें एक फोटो और एक मेडल में सिमट जाती हैं। सियाचिन का युद्ध बंदूकों से कम और इंतजार से ज्यादा लड़ा जाता है। आज भी जब कोई जवान सियाचिन से वापस आता है, तो वह पहले जैसा नहीं रहता। उसकी आंखों में एक ठहराव होता है, एक खामोशी होती है। उसने मौत को बहुत पास से देखा होता है और जिंदगी को बहुत गहराई से समझा होता है। वो जानता है कि देश सिर्फ नक्शे पर बनी सीमाओं से नहीं बनता, देश उन लोगों से बनता है जो उन सीमाओं पर खड़े रहते हैं। ऑपरेशन मेघदूत ने भारत को सिर्फ रणनीतिक जीत नहीं दी, उसने भारत को एक आईना दिया। उस आईने में वो चेहरे दिखते हैं जिन्हें हम रोज नहीं देखते, लेकिन जिनकी वजह से हम चैन से सोते हैं। सियाचिन आज भी जमी हुई है, बर्फ आज भी गिरती है, मौत आज भी मंडराती है, लेकिन हर सुबह उस सफेद खामोशी के बीच एक रंग सबसे अलग चमकता है,
केसरिया, सफेद और हरा। सियाचिन में वीरता का कोई मंच नहीं होता। यहां बहादुरी न तो तालियों में बदलती है, न ही कैमरों की रोशनी में चमकती है। यहां वीरता अक्सर एक छोटे से फैसले में छुपी होती है, मैं जाऊंगा। जब मौसम सबसे खराब होता है, जब हवा की रफ्तार इंसान को पीछे धकेल देती है और जब हर समझदार आवाज कहती है कि रुक जाना चाहिए, तब कोई एक जवान आगे बढ़ता है। वह जानता है कि शायद वह वापस न आए, लेकिन वह यह भी जानता है कि अगर वह नहीं गया तो उसका साथी शायद जिंदा न बचे। ऐसी ही एक घटना में एक पोस्ट पर तैनात जवान को पता चलता है कि पास की चौकी पर एक साथी बर्फ में फंस गया है। रेडियो पर आवाज टूट टूट कर आ रही थी। ऊपर से आदेश था, रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन नीचे से जवाब आया, सर, अगर अभी नहीं गए तो देर हो जाएगी। वह जवान रस्सी बांधता है, चेहरे पर बर्फ चिपकती है, सांसें जलने लगती हैं। हर कदम के साथ मौत पास आती जाती है। वह अपने साथी तक पहुंचता है, उसे बांधता है और वापस खींचता है। दोनों जिंदा लौट आते हैं, लेकिन उस रात उस जवान की उंगलियां हमेशा के लिए सुन्न हो जाती हैं। किसी रिकॉर्ड में यह मिशन दर्ज नहीं होता, लेकिन किसी मां की दुआ में उसका नाम जुड़ जाता है। सियाचिन के अनसुने नायकों में वो डॉक्टर भी हैं जो सीमित संसाधनों में असंभव सर्जरी करते हैं। वहां ऑपरेशन थिएटर नहीं होता, बस एक छोटा सा गर्म कमरा होता है। बाहर तूफान चल रहा होता है, अंदर एक जवान दर्द से कराह रहा होता है। डॉक्टर जानते हैं कि अगर अभी हाथ नहीं रोका तो जवान हाथ खो देगा। कई बार उन्होंने अपने दस्ताने उतारकर नंगे हाथों से काम किया है, क्योंकि मोटे दस्तानों से नसें महसूस नहीं होती। यह चिकित्सा नहीं, यह युद्ध है, जिंदगी के लिए। वर्षों बीतते गए। सियाचिन में तैनातियां बदलती रहीं, चेहरे बदलते रहे, लेकिन कहानी वही रही। हर नए बैच को वही बातें बताई जाती हैं। यहां दुश्मन दिखे या न दिखे, उसे हल्के में मत लेना। यहां मौसम सबसे बड़ा दुश्मन है। जवान हंसते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में उनकी हंसी कम हो जाती है, उनकी चाल धीमी हो जाती है। सियाचिन इंसान से उसका अहंकार छीन लेता है और बदले में उसे धैर्य दे देता है। दुनिया ने कई बार सवाल उठाया, क्या यह सब जरूरी है? शायद नक्शों की भाषा में इसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन उन पोस्टों पर खड़े जवानों के लिए जवाब बहुत सीधा है। अगर आज वे वहां नहीं होंगे तो कल कोई और होगा। सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं, ये एक संदेश है कि भारत अपनी सीमाओं को कागज पर नहीं, अपने खून और पसीने से सुरक्षित करता है। एक दिन हर जवान सियाचिन से नीचे उतरता है। हेलीकॉप्टर जब उसे घाटी की ओर ले जाता है तो वह आखिरी बार पीछे मुड़कर उस सफेद वीराने को देखता है। वहां कोई स्मारक नहीं दिखता, कोई नाम की पट्टिका नहीं दिखती, लेकिन वह जानता है कि वहां उसकी सांसें बसी हैं, उसके पसीने की बूंदें जमी हैं और शायद उसके किसी दोस्त की आखिरी सांस भी। वह नीचे लौट आता है, लेकिन सियाचिन कभी उसे पूरी तरह छोड़ता नहीं। ऑपरेशन मेघदूत की कहानी किसी विजय गीत पर खत्म नहीं होती। यह कहानी एक खामोशी पर खत्म होती है, एक ऐसी खामोशी जो हमें याद दिलाती है कि आजादी रोज कमाई जाती है। हर सुबह जब हम चैन से उठते हैं, तब कहीं बहुत ऊपर बर्फ के उस समंदर में कोई जवान अपनी राइफल के सहारे खड़ा होता है। उसके होंठ नीले होते हैं, आंखों में थकान होती है, लेकिन सीना सीधा होता है, क्योंकि वह जानता है अगर वह झुका तो देश झुकेगा। सियाचिन आज भी वही है। बर्फ गिरती रहती है, हवाएं चलती रहती हैं और मौत इंतजार करती रहती है, लेकिन उसके बीचों बीच एक चीज अडिग है, भारतीय सैनिक की उपस्थिति। यही ऑपरेशन मेघदूत का असली सच है। नायक वही हैं जिनके नाम शायद हमें कभी याद ना हो, लेकिन जिनकी वजह से यह देश हर दिन सुरक्षित रहता है।